नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी लगातार हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों के उस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट करते रहते हैं आप लोग लाइक करते हैं, और जो व्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ व्यूज़ वो भी धीमे धीमे इंक्रीज़ कर रहे हैं। दैट शोज़ कि जो मेरा कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है। और जो भी अगर कोई चीज़ें हैं जिस पे शायद आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या इसमें कुछ इंक्लूड होना चाहिए, तो कमेंट किया करिए। कमेंट करने से मेरा मनोबल प्लस जो गलतियां शायद मैं कर रहा हूं या फिर जो चीज़ें और होनी चाहिए वो ऐड हो सकेंगी। तो आपका कमेंट करना विल बी अ गुड फॉर यू। मेरे लिए गुड नहीं होगा, आपके लिए अच्छा होगा। सब्सक्राइबर्स धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे, तो थोड़ा सा प्रयास करिए कि सब्सक्राइब किया करिए या फिर अपने लोगों को रिकमेंड करिए। क्योंकि जब लोग सब्सक्राइब करते हैं धीमे धीमे जैसे बढ़ते हैं तो मज़े आते हैं, काम करने में मज़ा आता है। एवरीवन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ एप्रिसिएशन, और यहाँ पर एप्रिसिएशन इज़ अ काइंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन एंड द लाइक्स एंड द कमेंट्स दैट वी आर और आई एम गेटिंग। तो करेंगे तो मुझे ही थोड़ा सा रिवॉर्ड एक तरीके से मिलेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है चैप्टर नंबर 4, साइंस क्लास 8 चल रही है, मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो चैप्टर है इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं लेके आपके सामने आ चुका हूँ। तरीका वही है, करना वही है। इस सीरीज़ से ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा साइंस की बुक नहीं खोलनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ख़त्म कर लिया तो आपका मटेरियल नॉन मेटल ख़त्म, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, वो निरंतर चलती रहेगी। आपको जितना और मिलता जाए उतना पढ़ते जाइए, लेकिन पहला जो काम है एनसीईआरटी में जो दिया है वो ख़त्म करना, वो हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इन चैप्टर से रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो अलग से लाए जाएंगे। बट दिस इज़ जस्ट द सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। वैसे यहाँ पे केवल 8th क्लास की बात थी इसलिए केवल 2 कहे गए हैं, वरना मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटल को हम शायद धातु कहते हैं, नॉन मेटल्स को शायद हम अधातु कहते हैं, और मेटलॉइड्स के जो होते हैं वो होते हैं जो कि दोनों की क्वालिटीज़ को रखते हैं, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश की थोड़ा समस्या है, थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से धातु के गुणों को कौन कौन दर्शाता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप बेस से गए हुए हैं। ये बेस है इस चैप्टर का, ये पता ही होना चाहिए आपको। तो पहला है मेलिएबल, दूसरा है डक्टाइल, तीसरा है सोनरस, चौथा है लस्टरस। हिंदी में देखें तो लचीला, डक्टाइल को तन्यता, सोनरस को ध्वनिक कहते हैं, ध्वनिक समथिंग, और लस्टरस को चमकदार कहते हैं। प्योर हिंदी की थोड़ी समस्या रहती है, आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लिया करिए अगर आपको लगता है, लेकिन जो भी वर्ड्स हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको हिंदी में लेके आऊँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप एक से ज़्यादा चुन सकते हैं। तो अगर आपने आंसर सोच लिया होगा तो ये सारे के सारे गामा को लेके गाते चले, मतलब सारे के सारे सही आंसर हैं। डेफिनेशन यही बोलती है, डेफिनेशन क्या बोलती है, मेटल की डेफिनेशन बोलती है कि इफ़ अ मटेरियल पजेस मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, लस्टरस, हार्डनेस, देन दैट इज़ अ मेटल। अगर कोई भी वस्तु या कोई भी मटेरियल जो लचीला भी है, तन्यता भी रखता है, ध्वनिक प्रॉपर्टी भी है, चमकदार भी है, कठोर भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम धातु कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सभी में ये प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी नहीं है। कुछ में 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो मेटल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शंस है, मतलब एक अपवाद ज़रूर पैदा होता है हर जगह। तो कुछ अपवाद भी हैं मेटल्स के, वहीं आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि अपवाद कॉमन चीज़ें कभी नहीं आएंगी, अपवाद ही पेपर में हमेशा आते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न जिसका आंसर है कि यह सभी प्रॉपर्टीज़ हैं धातु की, मेटल की। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था कि मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ आ गया, आप सॉफ्ट मेटल कौन सा है। तो कुछ मेटल सॉफ्ट भी हैं, तो उनमें से नरम धातु कौन सी है निम्नलिखित में से। ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर कैल्शियम। कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम।
तो इसका सही उत्तर है सोडियम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा वाला बिल्कुल सही है। सोडियम आपका एक सॉफ्ट मेटल कहलाता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं। अब मेटल जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आप इसको चाकू से नहीं काट सकते, लेकिन सोडियम एक अलग प्रकार का मेटल है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसको आप चाकू से तक काट सकते हैं। और केवल सोडियम नहीं, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम, ये जो पोटेशियम होता है इसकी भी यही प्रॉपर्टी है कि आप इसको भी चाकू से काट सकते हैं। इतने दोनों ये सॉफ्ट होते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्या सोडियम, सोडियम और पोटेशियम भी है, तो याद रखिएगा सोडियम एंड पोटेशियम आर द करेक्ट आंसर। अगला है नेम द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एकमात्र धातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पहला है कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी या कैल्शियम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी लोग को पता होगा कि तापमान, कमरे के तापमान पर कौन सा मेटल लिक्विड तरल अवस्था में पाया जाता है। पाई नहीं जाता है, पाया जाता है। मेरा एडिटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जो कि मैं ही हूँ। तो जी इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। इसका आंसर है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे हम रख दें, ऐसे ही आके कमरे में रख दें तो वो तरल बन के बह जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हाट कलर इट चेंजेस इनटू। जब तांबे के बर्तन को नम हवा में लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो वो किस रंग में बदल जाता है? लाल, रेड, ब्लू नीला, लाइट पिंक हल्का गुलाबी या फिर डल ग्रीन, हल्का हरा। रेड, ब्लू, लाइट पिंक, डल ग्रीन। कॉपर के किसी बर्तन को मॉइस्ट एयर मतलब नम हवा, मतलब जहाँ पर पानी अच्छी क्वालिटी में हो, जिसको हम कहते हैं मॉइस्चर वाली हवा, वहाँ पे रख दें लंबे समय तक तो उसका कलर बदल जाता है। तो तांबा नहीं बदल जाता, उसके ऊपर एक परत सी चढ़ जाती है और वो कलर बदल देती है। तो वो किस कलर की होती है? तो वो कलर आपने सोच लिया होगा। सही उत्तर है इसका क्या? डल ग्रीन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। डल ग्रीन कलर की एक कोटिंग जमा हो जाती है कॉपर के ऊपर। होता क्या है, कॉपर जो है वो वाटर एंड ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर जाता है और वो कलर अपना बदल देता है। तो जो सही उत्तर है डल ग्रीन। कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर में, नम हवा में रख दें तो वह थोड़ी देर पे उसके ऊपर एक डल ग्रीन कलर की हल्की हरे रंग की एक परत सी जम जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, धात्विक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मतलब धातु के ऑक्साइड्स, मतलब अगर हम धातु को, मेटल को, किसी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड बनता है, धातु का ऑक्साइड बन जाता है। तो जो वो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का होता है, या बेसिक नेचर का होता है, या क्षारीय नेचर का होता है। अब ये कैसे पता लगाएंगे? तो आपको पता होगा कि जो लिटमस टेस्ट होता है, जो लिटमस टेस्ट होता है ये पता लगाने के लिए होता है कि कोई क्षार है या फिर अम्ल है, एसिड है या बेस है। तो जब हम, दो प्रकार के होते हैं, रेड लिटमस होता है, ब्लू लिटमस होता है, जब इनको हम टेस्ट कराते हैं तो जो कलर चेंज होते हैं उस हिसाब से ये पता लगाया जाता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार। तो जब आप मेटल के ऑक्साइड को चेक करेंगे लिटमस में कि एसिडिक है या बेसिक, तो इसका उत्तर होगा बेसिक। ये बेसिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। आगे देख लेते हैं। नेम द मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। चाकू से काटने वाला, लिक्विड स्टेट में रहने वाला, और एक ये कि कैरोसिन में कौन सा मेटल रखा जाता है। उस धातु का नाम बताइए जो मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर कैल्शियम। और ऐसा क्यों करते हैं इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए।
तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि है सोडियम। सोडियम बहुत ही ज़्यादा हवा और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और वाटर में इतना रिएक्टिव होता है कि अगर आप उसको पानी में ऐसे रखें तो वो बुलबुल बुलबुल करके जलना शुरू कर देता है, मतलब धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है ताकि वो हवा और पानी से बचा रहे। इसके पीछे कहानी ये है कि जब हम छोटे थे तो मेरे स्कूल में जो बड़े बड़े भैया लोग थे, उन लोगों को जो केमिस्ट्री पढ़ते थे तो उनको सोडियम मिलता था। अब सोडियम जो है वो केमिस्ट्री लैब्स में आपको नहीं मिलेगा किसी भी स्कूल में। वो लोग क्या करते थे, उस सोडियम को चुरा लाते थे और नाली में फेंक देते थे और कहते थे देखो नाली में आग लग गई, नाली में आग लग गई। तो हम लोग सोचते थे भाई यार ये कैसे नाली में आग लग गई। तो वो एक्चुअल में क्या है कि उस सोडियम को वो चुरा के ले आते थे किसी तरीके से, और जैसे ही उसको पानी में घुसेड़ते थे या पानी में डालते थे, नाली में डालते थे, तो इतना रिएक्ट करता था कि उसमें से बुलबुले और आग जैसा धुआं निकलना शुरू हो जाता था। तो कौन सा वो है? वो है सोडियम, जिसको बचाने के लिए कि वो रिएक्ट ना करे कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। आगे देख लेते हैं, नेम द गैस विच बर्न्स विद पॉप साउंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस गैस का नाम बताइए जो पॉप ध्वनि के साथ जलता है। पॉप मतलब ऐसा नहीं, फॉर ये नहीं, ऐसी कोई साउंड होती है, पट पट वाली जो साउंड होती है। तो वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। रिएक्शन के बाद आपको पता है किसी भी रिएक्शन के बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो हीट निकलती है या लगती है, और दूसरी चीज़ गैस निकलती है। तो जब गैस निकली तो कौन सी गैस ऐसी है कि अगर हम उसको गर्मी के पास या फिर क्या बोलते हैं जला दें उस गैस को हम, तो वो पट पट आवाज़ करके जलेगी, फूटेगी, आवाज़ करेगी। तो वो गैस कौन सी है? तो वो गैस और कोई नहीं, आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड उसका बिल्कुल सही होगा कि हाइड्रोजन गैस वो गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट द इक्वेशन। और अलग से एक चीज़ बोलता हूँ कि इस इक्वेशन का नाम भी आपको बताना है। ये मैंने ऑप्शन से नहीं दिया है, लेकिन आपको मैं अलग से दे रहा हूँ। इक्वेशन है CuSO4 प्लस Zn क्या देता है? डैश प्लस डैश, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO3 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस O2 या फिर ZnSO3 प्लस O2। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं और अब तो 2011 के बाद वाला लोग सब पास हो चुका है, तो आपको क्या करने का है? आपको तो सब कुछ पढ़ने का है, कुछ छोड़ने का है ही नहीं, है ना। तो भैया क्या CuSO4 प्लस Zn गिव्स व्हाट? ZnSO4 प्लस Cu। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। ZnSO4 प्लस Cu इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रतिस्थापन वाली जो भी रिएक्शन, अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो भी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती क्या है? जो हाई रिएक्टिव होता है मेटल, वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? हटा देता है। तो देखिए क्या हुआ, पहले CuSO4 था, मतलब SO4 के पास Cu था, लेकिन अब क्या किया? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक ने आके Cu को हटाया और उसकी जगह को घेर लिया, तो उसने बना लिया ZnSO4 और Cu को अलग निकाल दिया, तो CuG हो गए बाहर। इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापी रिएक्शन, अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन सीधी सीधी NCERT के पीछे में दिए हुए थे, अच्छे क्वेश्चन है, इसको मैं आपको लेके आया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब देखिए ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है जिंक, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है सल्फर या फिर चौथा है ऑक्सीजन। जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जिंक। कैसे, जरा समझते हैं। देखिए अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, जिसमें हमने मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, लस्टरस और हार्डनेस, ये हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। अब सबसे पहली चीज़ ये आती है
कि आपको ये मालूम चल गया कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हैं। तो अब पहले आप सबसे पहले ये छांट लीजिए कि इसमें मेटल कौन से, नॉन मेटल्स कौन से। आप वो ही देख के जानकारी लगा लेंगे कि कौन ये हो सकता है। और बीटन इनटू थिन शीट्स को हम क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के नाम पर, उसको हम कहते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी कहते हैं, मतलब जिसको हम शायद नरम जो होता है कि उसको हम पतले पतले ठोक ठोक के पतले पतली शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन जिंक इज द सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन आपके माइंड को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं पहले समझा रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सभी मेटल के पास एक जैसी प्रॉपर्टीज़ ही हों। कुछ के पास हो सकती है, कुछ के पास नहीं हो सकती, लेकिन जनरली उनको ये माना जाता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी सबके पास हैं। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ऑल मेटल आर डक्टाइल, क्या सभी मेटल डक्टाइल हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सभी नॉन मेटल डक्टाइल हैं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, क्या लगभग सभी मेटल डक्टाइल होते हैं। या फिर सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो कि डक्टाइल हैं। उत्तर आपने सोच लिया होगा। अब सबसे पहली बात यहाँ फंस रही है डक्टाइल। जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो भाई देखो इसको शायद तन्यता कहते हैं, तन्यता होती है शायद डक्टिलिटी, जिसको हम तन्यता कहते हैं। जिसको हम समझा दें तो तन्यता या डक्टिलिटी का मतलब ये है कि इसको हम पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सकें, बदल सकें। अगर कोई मेटल है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि हम उसके तार बना सकते हैं, उसको हम डक्टाइल या डक्टिलिटी कहते हैं। अब पहली बात तो यही हो गई कि भाई जो मेटल होते हैं वो ही डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल तो डक्टाइल होते ही नहीं है। तो नॉन मेटल की तो बात ही हटा दो, चले पहले तो नॉन मेटल हटा ही दो कि नॉन मेटल्स हैं ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब बात आती है मेटल्स की। तो मेटल जो हैं क्या वो सब मेटल डक्टाइल हैं। तो आपने पहले पढ़ लिया कि सोडियम पोटेशियम तो इतने पतले होते हैं, ऐसे होते हैं कि हमको काट सकते हैं, मरकरी कन्वर्ट हो जाता है। तो सही उत्तर ऑल मेटल डक्टाइल नहीं, जनरली ज़्यादातर मेटल डक्टाइल माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसको कन्वर्ट करना एक MCQ में वो बहुत लंबा काम था, तो ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेंगे, इसमें बहुत टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। क्वेश्चन था फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है वो एक किस प्रकार का नॉन मेटल है, रिएक्टिव होगा या फिर नॉन रिएक्टिव होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है। अगर आपको पता है कि जो फॉस्फोरस है एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको लिख लीजिएगा, इसका आंसर होगा रिएक्टिव, कि जो आपका फॉस्फोरस है वो एक बहुत ही ज़्यादा नॉन रिएक्टिव रिएक्टिव नॉन मेटल है, अधातु है, रिएक्टिव अधातु है। ठीक है। मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। तो भाई मेटल में से क्या कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से होता है। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला है आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ सी वाले का आंसर, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। डी पार्ट देख लेते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन जो था आपका वाला वो क्लियर हो जाता है। तो क्या हाइड्रोजन गैस जो है वो मेटल जो हैं जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस को निकालते हैं, जिसको जलाने पर वाली साउंड पॉप वाली साउंड आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट कर पाते हैं एसिड्स के साथ। तो बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा, एसिड्स के संग केवल मेटल ही रिएक्ट करते हैं। तो जो पहला है इसका आंसर है फॉल्स। अगला है सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो बिल्कुल सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को निकाल दे,
मतलब घुमा के क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि तो क्या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से? तो बिल्कुल भी नहीं, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जिंक से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब भी आप पीछे पढ़ के आए हो, CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, आप पीछे पढ़ के आए हैं तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इसका आंसर भी फॉल्स है। नहीं भैया, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना कि कॉपर। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, क्या कोल से आप तार बना सकते हो? जबकि कोल एक आपका मेटल में आता है, तो ये आपका बिल्कुल है कि फॉल्स होगा, आप इससे तार नहीं बना सकते। अब देखिए चैप्टर आई थिंक ये लास्ट होगा, हाँ बिल्कुल ये लास्ट है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत से क्वेश्चन आपको नए दिखे होंगे, तो जो ये नए क्वेश्चंस दिखे हैं ये इसीलिए दिखे क्योंकि आपने पढ़े नहीं हैं। दूसरी चीज़ इसमें इंक्लूड ये करूँगा, देखिए एक बात, मेटल एंड नॉन मेटल इतना बड़ा चैप्टर है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए पता है? पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी चाहिए, उसके सारे जो ट्रेंड्स हैं, रिएक्टिविटी ट्रेंड है, कौन ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, कौन लो रिएक्टिव है, आयनाइजेशन है, ये है वो है, सो बहुत कुछ है। बट क्या आपके पेपर में इतना लेवल है? तो नहीं, इतना लेवल आपके पेपर का नहीं है। हाँ, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इनमें से एक्सेप्शन कौन है, अपवाद कौन लेके बैठा है। जनरल जो चल रहा है वो हटा दो, बिल्कुल हटा दो, जनरल पेपर में कभी आता ही नहीं है। पेपर में हमेशा अलग सी चीज़ पूछी जाएगी जो अलग ही लेवल लेके होती है, या फिर बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट। आप सोचो कि ये यार चाकू से मेटल कैसे काट सकते हैं, मेटल तो सारे हार्ड होते हैं, तो नहीं, सोडियम पोटेशियम है। वो पूछ रहा है कि पानी जैसा कौन हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो आप कहोगे तो मेटल तो सारे यार, लोहा हुआ तो कहाँ पानी में, तो ये बेकार क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, इसको चैलेंज कर दो। नहीं, मरकरी है ऐसा। तो आपको अपवादों पर ध्यान देना है मेन। और अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए होंगे। इवन देन कुछ बचेगा तो जब मैं आपकी ये सीरीज दोबारा चालू करूंगा जिसमें सारे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, अभी तो हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल देख रहे थे, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। कोई चीज़ बचने नहीं वाली, कोई चीज़ छूटने नहीं वाली है। लगे रहिए, स्टिक टू द चैनल, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करने से बहुत मनोबल बढ़ता है, आप लोग के व्यूज़ आने से बहुत मनोबल बढ़ता है और काम करने में मज़ा आता है। तो भाई पढ़ते रहिए, खुद का फ़ायदा लीजिए, मुझे रिवॉर्ड करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।